नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है गुप्त साम्राज्य के बारे में। जो है दोस्तों, आज की हमारी तीसरी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाए। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम जानेंगे गुप्त साम्राज्य के बारे में और आज की हमारी हो जाती है तीसरी क्लास। तो यहाँ पे हेडिंग डालेंगे दोस्तों गुप्त साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य के बारे में जो है आज की हमारी तीसरी क्लास जो है हो जाती है। और कल की क्लास में हमने पढ़ा था दोस्तों किसके बारे में, चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में जो है पढ़ रहे थे। तो इनके बारे में लिखना स्टार्ट करते हैं और इसके बाद जो एक एक पॉइंट करके अच्छे से समझेंगे। लिखेंगे दोस्तों सांची स्तंभ लेख के बारे में। सांची स्तंभ लेख। सांची स्तंभ लेख से ग्राम दान के बारे में पता चलता है कि ग्राम दान के बारे में पता चलता है। क्या दोस्तों, पता जो है चलता है। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे ये सांची स्तंभ लेख कहाँ से मिला है, मध्य प्रदेश से मिला है। कहाँ से, मध्य प्रदेश से। कहाँ से दोस्तों, मध्य प्रदेश से मिला है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं जो ये स्तंभ लेख है, सांची स्तंभ लेख कहाँ से मिला, मध्य प्रदेश से, जिससे हमें ग्राम दान के बारे में यानी गांव को दान करने के बारे में जानकारी के पता लगता है। साथ ही चंद्रगुप्त मौर्य यानी चंद्रगुप्त सेकंड के समय की जानकारी का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है देवी चंद्रगुप्तम को माना जाता है, जिसको विशाखदत्त ने लिखा था। चंद्रगुप्त सेकंड के समय की जानकारी का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। तो किसको माना जाता है, देवी चंद्रगुप्तम को। देवी चंद्रगुप्तम को माना जाता है। याद रखें दोस्तों, देवी चंद्रगुप्तम को माना जाता है। और इस देवी चंद्रगुप्तम को किसने लिखा है, विशाख दत्त के द्वारा। विशाख दत्त ने लिखा है। याद रखें दोस्तों, विशाख दत्त ने जो है इसको लिखा है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे दोस्तों कुमारगुप्त के बारे में, यानी चंद्रगुप्त सेकंड का बेटा है कुमारगुप्त प्रथम। तो कुमारगुप्त प्रथम की यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। तो लिखते हैं दोस्तों यहाँ पे कुमारगुप्त प्रथम की यदि बात करते हैं तो इसके माता पिता कौन थे, इन सभी के बारे में हम जानने वाले हैं। तो लिखेंगे दोस्तों इसकी माता कौन थी, ध्रुव देवी। याद रखें दोस्तों, ध्रुव देवी जो है इसकी माता थी। पिता तो आप सभी को पता है कौन थे, चंद्रगुप्त सेकंड। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे इसकी पत्नी कौन थी। जो कुमारगुप्त प्रथम है इसकी पत्नी कौन थी, अनंत देवी जो है इसकी पत्नी थी। और इसने कौन सी उपाधि यानी टाइटल जो है धारण की थी, कुमारगुप्त ने शक्र आदित्य, महेंद्र आदित्य, श्री महेंद्र और अश्व महेंद्र। तो लिखेंगे दोस्तों शक्र आदित्य। साथ ही दोस्तों श्री महेंद्र आदित्य और साथ ही दोस्तों अश्व महेंद्र। तो ये सारी जो हैं इसकी उपाधियाँ हैं, किसकी, ये सारी उपाधियाँ हैं कुमारगुप्त प्रथम की। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो है इसी कुमारगुप्त प्रथम ने करवाई थी, जो कि बिहार में है। और ये बौद्ध धर्म की शिक्षा के लिए प्रसिद्ध था। साथ ही बौद्ध धर्म की महायान शाखा का ऑक्सफोर्ड भी इसको कहा जाता है।
और इस नालंदा विश्वविद्यालय को जो है बख्तियार खिलजी ने जो है जलाकर नष्ट कर दिया था। तो ये भी आपको अच्छे से याद रखना है, कब, 1193 ईस्वी में। तो इसको लिखते हैं दोस्तों, यहाँ पे हम बात करेंगे नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा विश्व नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो है कुमारगुप्त प्रथम ने कराई थी, कुमारगुप्त प्रथम ने करवाई थी। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, जो ये नालंदा विश्वविद्यालय ये कहाँ पे है, बिहार में बनवाया था, बिहार में जो है बनवाया था। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, बौद्ध धर्म की शिक्षा के लिए प्रसिद्ध था, बौद्ध धर्म की शिक्षा के लिए प्रसिद्ध था, शिक्षा के लिए प्रसिद्ध था। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, बौद्ध धर्म की महायान शाखा का ऑक्सफोर्ड इसको कहा गया है, बौद्ध धर्म की महायान, बौद्ध धर्म की महायान शाखा, बौद्ध धर्म की महायान शाखा का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है, ऑक्सफोर्ड कहा जाता है। तो ये आपको इसको याद रखना है। और साथ ही दोस्तों इसको नष्ट किसने कराया था, तो ये भी इसको लिख लेते हैं, नष्ट कराया था बख्तियार खिलजी ने, बख्तियार खिलजी ने, याद रखें दोस्तों, बख्तियार खिलजी ने इसको नष्ट कराया था 1193 ईस्वी में। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है सारे पॉइंटों को। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, यहाँ पे एक मंदसौर प्रशस्ति अभिलेख मिला था जिसमें कुमारगुप्त के शासन की जानकारी मिलती है। जिस प्रकार चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में जानकारी मिलती है देवी चंद्रगुप्तम से, उसी प्रकार कुमारगुप्त प्रथम के शासन की जानकारी मिलती है मंदसौर प्रशस्ति अभिलेख से। साथ ही एक बिलसड़ अभिलेख है जो कि यूपी एटा में मिला है, यहाँ से कुमारगुप्त प्रथम तक गुप्त शासकों की वंशावली की जानकारी मिलती है। तो इनको यहाँ पे हम लिख लेते हैं, मंदसौर प्रशस्ति अभिलेख, मंदसौर प्रशस्ति अभिलेख की यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कुमारगुप्त प्रथम के शासन की जानकारी मिलती है, कुमारगुप्त प्रथम के शासन की जानकारी मिलती है, याद रखें दोस्तों, जानकारी मिलती है। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, एक है बिलसड़ अभिलेख, बिलसड़ अभिलेख, बिलसड़ अभिलेख की यदि बात की जाए तो ये एटा यूपी में, याद रखें दोस्तों, एटा यूपी में है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना। और इसमें जो है किसके बारे में जानकारी मिलती है, कुमारगुप्त प्रथम से लेकर कुमारगुप्त प्रथम तक, कुमारगुप्त प्रथम तक गुप्त शासकों की वंशावली की जानकारी, गुप्त शासकों की वंशावली की जानकारी मिलती है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। और ये हमारा कुमारगुप्त हो गया कंप्लीट। अब यहाँ पे हम बात करेंगे स्कंदगुप्त के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं स्कंदगुप्त के बारे में। स्कंदगुप्त की दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, तो गुप्त वंश का जो है अंतिम महान शासक था, गुप्त वंश का अंतिम महान शासक था, अंतिम महान शासक था, याद रखें दोस्तों, अंतिम महान शासक था। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं उपाधि के बारे में। उपाधि क्या क्या थी, क्रमादित्य इसकी उपाधि थी। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे शक्रोपम इसकी उपाधि थी। और साथ ही दोस्तों विष्णु उपासक
विष्णु उपासक। तो ये सभी जो है इसकी उपाधियाँ थी। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं राजधानी के बारे में। तो राजधानी क्या थी दोस्तों? राजधानी की यदि बात की जाए तो अयोध्या। अयोध्या इसकी राजधानी थी, किसकी? स्कंदगुप्त की। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। आप दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे भीतरी अभिलेख की। भीतरी अभिलेख, यहाँ पे एक भीतरी अभिलेख मिला था। तो यहाँ पे पता लगता है इससे हूणों को पराजित किया था, इसलिए इसे हूण विजेता जो है कहा जाता है। हूणों को पराजित हूणों को पराजित किया था। हूणों को पराजित किया था, इसलिए इसे हूण विजेता कहा जाता है। हूण विजेता कहा जाता है, इसलिए इसे हूण विजेता जो है कहा जाता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, यहाँ पे जो है सुदर्शन झील के बारे में स्कंदगुप्त से भी जो है जानकारी मिलती है। लिखेंगे सुदर्शन झील। सुदर्शन झील की यदि बात की जाए तो सुदर्शन झील की यदि बात कर जाए तो इसका पुनर्निर्माण याद रखें दोस्तों। पुनर्निर्माण की यदि बात की जाए तो ये जो है किसने करवाया था? स्कंदगुप्त ने करवाया था। और इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? जूनागढ़ अभिलेख से। किससे दोस्तों? जूनागढ़ अभिलेख से जो है इसकी जानकारी जो है मिलती है। और साथ ही दोस्तों सुदर्शन झील की यदि बात की जाए तो सौराष्ट्र के गवर्नर पर्णदत्त के पुत्र चक्रपालित के देखरेख में इसका पुनर्निर्माण जो है करवाया था। तो लिखते हैं दोस्तों इसको सौराष्ट्र के गवर्नर पर्णदत्त के पुत्र चक्रपालित की देख रेख में। याद रखें दोस्तों, देख रेख में। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं गुप्त वंश में कुल 24 शासक हुए थे। गुप्त वंश में कुल 24 शासक हुए। याद रखें दोस्तों, गुप्त काल में जो है कुल 24 शासक जो है हुए थे। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे अंतिम शासक के बारे में। तो अंतिम शासक कौन था? अंतिम शासक था दोस्तों विष्णुगुप्त, जिसको कुमार गुप्त थर्ड भी कहा जाता है। कुमार गुप्त थर्ड भी जो है कहा जाता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। आप दोस्तों पहले हम इनका डिवीजन कर लेते हैं और इसके बाद जो है यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में जानेंगे। तो आप दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं सांची स्तंभ लेख की। यदि बात करते हैं तो यहाँ से जो है ग्राम दाम यानी गाँवों को दान करने के बारे में पता लगता है। ये मध्य प्रदेश से मिला था सांची स्तंभ लेख। चंद्रगुप्त सेकंड के समय की जो जानकारी है तो इसके लिए सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है देवी चंद्रगुप्तम को माना जाता है, जिसको विशाखदत्त के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा? विशाखदत्त के द्वारा जो है लिखा गया था। अब कुमारगुप्त प्रथम की यदि बात की जाए तो माता कौन है? ध्रुव देवी। कौन है दोस्तों? माता है ध्रुव देवी। पिता है चंद्रगुप्त सेकंड। तो दोस्तों यहाँ पे जो है चंद्रगुप्त सेकंड लिख लेते हैं। पिता कौन है? चंद्रगुप्त सेकंड। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। और इसकी पत्नी है कुमारगुप्त की अनंत देवी, और इसने उपाधि यानी टाइटल धारण किए थे शक्र आदित्य, श्री महेंद्र आदित्य और अश्व महेंद्र। साथ ही इसने जो है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी कुमारगुप्त प्रथम ने। कहाँ पे? बिहार में, जो कि बौद्ध धर्म की शिक्षा के लिए प्रसिद्ध था। बौद्ध धर्म की महायान शाखा का ऑक्सफोर्ड भी जो है इसको कहा जाता है। यानी बौद्ध धर्म जो है 2 शाखाओं में बढ़ गया था। तो ये आपको पता होना चाहिए। एक थी हीनयान शाखा और दूसरी थी महायान शाखा। और इसी महायान शाखा का ऑक्सफोर्ड जो है इसको कहा जाता था, नालंदा विश्वविद्यालय को, जिसकी स्थापना कुमारगुप्त प्रथम ने करवाई थी बिहार में। और इसको नष्ट किसने करवाया था नालंदा विश्वविद्यालय को? बख्तियार खिलजी ने
1193 ईस्वी में इसको जलाकर नष्ट जो है कर दिया था। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। मंदसौर प्रशस्ति अभिलेख, इसमें कुमारगुप्त के शासन की जानकारी मिलती है मंदसौर प्रशस्ति अभिलेख में। एक है बिलसड़ अभिलेख जो कि एटा यूपी में है, कुमारगुप्त प्रथम तक गुप्त शासकों की वंशावली की जानकारी। यानी जो कुमारगुप्त प्रथम है यहाँ तक जो है गुप्त शासकों की वंशावली के बारे में जानकारी मिलती है बिलसड़ अभिलेख से। तो ये आपको याद रखना है। अब आते हैं कुमारगुप्त प्रथम के बाद आया था स्कंदगुप्त। गुप्त वंश का जो है अंतिम महान शासक है, यानी जो स्कंदगुप्त है ये जो है गुप्त वंशों में जो अंतिम महान शासक था यही था। और इसके बाद जो है सभी कमजोर शासक जो है हुए थे। इसने उपाधि धारण की थी क्रमादित्य, सक्रोपम और साथ ही विष्णु उपासक। राजधानी थी इसकी अयोध्या। भीतरी अभिलेख, हूणों को पराजित किया था इसीलिए इसे हूण विजेता कहा जाता है। तो किस गुप्त शासक को जो है हूण विजेता कहा जाता है? स्कंदगुप्त को, क्योंकि इसने हूणों को पराजित किया था। यह जानकारी मिलती है भीतरी अभिलेख से। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। सुदर्शन झील, सुदर्शन झील का संबंध किससे है? रुद्रदामन के अभिलेख से है, जिसका नाम है क्या है? जिसका नाम है जूनागढ़ अभिलेख, जिसको रुद्रदामन ने जारी कराया था। इसी जूनागढ़ अभिलेख से पता लगता है सुदर्शन झील के बारे में। और इसी सुदर्शन झील को जो है चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यपाल पुष्यगुप्त ने इसको बनवाया था। लेकिन इसके पुनर्निर्माण की हम बात करते हैं तो स्कंदगुप्त ने करवाया था, किसकी देखरेख में? सौराष्ट्र के गवर्नर पर्णदत्त के पुत्र चक्रपालित की देखरेख में इसका पुनर्निर्माण करवाया था स्कंदगुप्त ने। पुनर्निर्माण यानी कोई चीज़ होती है तो कुछ समय के बाद वे खराब होने लगती है तो उसको जो है दोबारा मरम्मत या उसका पुनर्निर्माण करवाना, तो ये होता है पुनरुद्धार या पुनर्निर्माण। गुप्त वंश में जो है कुल 24 शासक हुए थे, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमने केवल उन्हीं को अच्छे से जाना है। और अंतिम शासक है विष्णुगुप्त, और इसको कुमारगुप्त थर्ड भी जो है कहा जाता है। अब दोस्तों यहाँ की हम प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में जानेंगे। यानी जो पुलिस प्रमुख होता है उसको दंडपाशिक कहा गया है। साथ ही महादंडनायक न्याय विभाग के प्रमुख को, दान विभाग को अग्रहारिक जो है कहा गया। और साथ ही दोस्तों महत्वपूर्ण जो मंत्री होते थे उनको कुमार अमात्य जो है कहा गया है। तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो लिखना स्टार्ट करते हैं प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में। तो यहाँ पे हेडिंग डालेंगे प्रशासनिक व्यवस्था। प्रशासनिक व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में यहाँ पे हम जानने वाले हैं। प्रशासनिक व्यवस्था, तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे दंड पाशिक के बारे में। दंड पाशिक, दंड पाशिक किसको कहा जाता है? पुलिस प्रमुख को, पुलिस प्रमुख को जो है दोस्तों दंड पाशिक जो है कहा गया है। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं महासंदिग्ध विग्रह के बारे में। महासंदिग्ध विग्रह, महासंदिग्ध विग्रह की यदि बात की जाए तो ये कौन होता था? विदेश मंत्री या विदेश नीति का प्रमुख, विदेश नीति का प्रमुख जो है होता था। और इसका काम दोस्तों युद्ध एवं शांति का काम था। युद्ध एवं शांति याद रखेंगे दोस्तों, वॉर एवं पीस के बारे में। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं महादंडनायक। महादंडनायक, महादंडनायक की बात की जाए तो ये किसको कहा गया है? न्याय विभाग के प्रमुख को, न्याय विभाग का प्रमुख, न्याय विभाग का प्रमुख कहा जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं अग्रहारिक के बारे में। अग्रहारिक, अग्रहारिक की यदि बात की जाए तो दान विभाग याद रखें दोस्तों, जो दान विभाग होता था उसको अग्रहारिक जो है कहा गया है। अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कुमार अमात्य की। कुमार अमात्य किसको कहा जाता था? जो महत्वपूर्ण मंत्री होते थे। कुमार अमात्य, कुमार अमात्य किसको दोस्तों? महत्वपूर्ण मंत्री को। जो महत्वपूर्ण मंत्री होते थे गुप्त वंश में उनको कुमार अमात्य जो है कहा गया। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम सिक्कों की यदि बात कर लेते हैं, सिक्के यानी कॉइन की, यानी गुप्त काल में किस प्रकार के सिक्के यानी कॉइन्स जो है चलते थे। चांदी के भी चलते थे, गोल्ड के भी चलते थे और तांबे के भी। तो इनको क्या क्या जो है कहा गया है? तो सबसे पहले हम बात करेंगे सोने के सिक्कों के बारे में।
किसके बारे में दोस्तों? सोने के सिक्कों के बारे में। सोने के सिक्के, सोने के सिक्के की यदि बात की जाए तो इनको जो है दिनार कहा जाता था। क्या? दिनार कहा जाता था। अब दोस्तों जो ये सोने के सिक्के हैं ये किसने जारी कराए थे? चंद्रगुप्त प्रथम ने। चंद्रगुप्त प्रथम ने जारी कराया। याद रखेंगे दोस्तों, यानी जब चंद्रगुप्त प्रथम जो है गद्दी पर बैठा था 319 बीसी में, तो इसने जो है क्या किया था? इसने तो जब ये गद्दी पर बैठा तो दोस्तों इसने क्या किया था? इसने जो है राजा रानी का सिक्का जो है चलाया था। तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। यानी जिस दिन चंद्रगुप्त प्रथम की शादी हुई थी तो उसी दिन इसने राजा रानी का सिक्का चलाया था, जो कि सोने का सिक्का था। और साथ ही गुप्त वंश में जो है सोने का सिक्का जारी कराने वाला प्रथम शासक कौन था? तो चंद्रगुप्त प्रथम था। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे चांदी के सिक्के की। चांदी के सिक्के, चांदी के सिक्के की यदि बात की जाए तो इनको जो है रुपयक कहा जाता था। रुपयक, रुपयक जो है कहा गया। अब दोस्तों इनको जारी किसने कराया था? चंद्रगुप्त सेकंड ने। चंद्रगुप्त सेकंड ने कराया था। चंद्रगुप्त सेकंड ने जारी कराया। और ये चंद्रगुप्त सेकंड कौन था? कराया, याद रखेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं तांबे के सिक्के। तांबे के सिक्के, इनको क्या कहा गया है? इनको कहा गया कौड़ी। याद रखेंगे, इनको कहा गया कौड़ी। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ की अर्थव्यवस्था के बारे में जान लेते हैं। यहाँ की अर्थव्यवस्था कैसी थी? तो हेडिंग डालेंगे अर्थव्यवस्था। अर्थ व्यवस्था, यानी यहाँ की अर्थव्यवस्था की यदि बात की जाए तो अर्थव्यवस्था यहाँ की कैसी थी? तो सबसे पहले हम जानेंगे भूमि के बारे में। यानी यहाँ पर जो है भूमि कई प्रकार की थी। जैसे रहने की भूमि को, रहने की भूमि अलग थी, निवास की अलग थी, क्षेत्रों की अलग। और इस प्रकार जो है सभी के बारे में हम जानेंगे। तो जैसे क्षेत्र भूमि, क्षेत्र भूमि, ये क्षेत्र भूमि क्या होती थी? खेती करने योग्य भूमि होती थी। खेती करने योग्य, याद रखें दोस्तों, खेती करने योग्य भूमि होती थी। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं वास्तु भूमि। वास्तु भूमि की यदि बात की जाए तो ये कैसी होती थी? ये निवास करने योग्य, निवास के लिए, याद रखेंगे। अब यहाँ पे हम बात करेंगे खिल भूमि। खिल, खिल किसको कहा गया था? बंजर भूमि को। बंजर भूमि, याद रखें दोस्तों, बंजर भूमि को खिल, यानी जो भूमि जो है जोती नहीं जाती। जो भूमि जोती नहीं जाती थी, जो भूमि जो है जोती नहीं जाती थी, उसको जो है क्या कहा जाता था? उसको खिल जो है कहा जाता था। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। आप दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे अपृहत के बारे में। अपृहत भूमि, अपृहत भूमि की यदि बात की जाए तो इसको जो है जंगली भूमि कहा गया। क्या? जंगली भूमि कहा गया है। मतलब बिना जुती हुई जंगली भूमि, बिना जुती हुई जंगली भूमि। जंगली भूमि, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। आप दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं टैक्स यानी कर के बारे में। यानी यहाँ पर जो है टैक्स यानी कर, कौन से टैक्स यानी यहाँ पे कर लगते थे, तो इनके बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर जो है भू राजस्व लगता था। भू राजस्व, भू राजस्व कर कितना लगता था? उपज का 1/6 भाग, उपज का 1/6 भाग जो है लगता था। और साथ ही यहाँ पे हम बात करेंगे भट्ट कर। भट्ट कर की यदि बात की जाए तो ये जो है पुलिस कर होता था, यानी पुलिस पर लगाया जाता था, ये पुलिस कर होता था। अब यहाँ पे हम बात करेंगे दोस्तों चार्ट कर के बारे में। चार्ट कर, ये क्या होता था? लुटेरों पर लगता था, लुटेरों पर लगता था। अब दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे हल्ब कर के बारे में। हल्ब कर, हल्ब कर क्या होता था? इसका भुगतान जो है उस किसान को करना होता था जिसके पास हल होता था।
इसका भुगतान भुगतान इसका भुगतान उस किसान को करना होता था जिसके पास हल था, जिसके पास हल होता था। तो ये आपको अच्छे से याद रखना। आप दोस्तों यहाँ पे हम कुछ गुफाओं के बारे में बात कर लेते हैं, जैसे बाघ गुफाएं याद रखें दोस्तों, बाघ गुफाएं। वाघ गुफाओं की यदि बात की जाए तो ये कौन कौन सी गुफाएं हैं और इनका संबंध किससे है, तो लिखेंगे दोस्तों संबंध है गुप्त शासकों से। संबंध गुप्त शासकों से, याद रखें दोस्तों, गुप्त शासकों से संबंध है, शासकों से। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं कहाँ पे, ग्वालियर मध्य प्रदेश में। ग्वालियर मध्य प्रदेश में, यह आपको अच्छे से याद रखना है। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं 9 चट्टानों को काट कर बनाई गई गुफाएं हैं। 9 चट्टानों को काट कर बनाई गई गुफाएं हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं स्थापना की। स्थापना किसने की थी, तो बौद्ध भिक्षु दातक ने। बौद्ध भिक्षु दातक ने जो है स्थापना की थी। आप दोस्तों पहले हम इनका रिवीजन करेंगे और बाकी जो पॉइंट बचे हुए उनको हम करेंगे। तो आप सबसे पहले हम बात करने वाले हैं प्रशासनिक व्यवस्था। प्रशासनिक व्यवस्था की यदि बात की जाए तो दंडपाशिक किसको कहा गया है, जो पुलिस प्रमुख होता था उसको जो है दंडपाशिक जो है कहा गया है। महासंदिग्धगृह यानी विदेश नीति का प्रमुख यानी युद्ध एवं शांति का काम। महादंड नायक जो न्याय विभाग का प्रमुख होता था यानी न्याय विभाग का प्रमुख, उसको महादंड नायक कहा गया है। अग्रहारिक जो दान विभाग होता था उसको अग्रहारिक कहा गया है। कुमारामात्य जो महत्वपूर्ण मंत्री होते थे उनको कुमारामात्य। सिक्के यानी कॉइन की यदि बात की जाए तो गुप्त काल में सोने के सिक्कों को दिनार कहा जाता था और इनको चंद्रगुप्त प्रथम ने जारी कराया था। जब चंद्रगुप्त प्रथम की शादी हुई थी तो उसी दिन इसने जो है राजा रानी का सिक्का जारी कराया था जो कि सोने का सिक्का था। और साथ ही गुप्त काल में जो है सोने का सिक्का जारी कराने वाला प्रथम शासक था। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। चांदी के सिक्के को रुपया कहा गया था जिसको चंद्रगुप्त सेकंड ने जारी कराया था जो कि कुमारगुप्त का पिता था और समुद्रगुप्त का बेटा था। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तांबे के सिक्कों को कौड़ी कहा जाता था। अर्थव्यवस्था की यानी बात करते हैं यानी इकोनॉमिक सिस्टम की बात करेंगे तो सबसे पहले भूमि के बारे में देखेंगे। तो यहाँ पर भूमि कई प्रकार की यानी क्षेत्र भूमि जो खेती करने योग्य होती थी, वास्तु भूमि जो निवास करने योग्य, खेलिया बंजर भूमि जो भूमि जोती नहीं जाती थी, अप्रत भूमि जंगली भूमि या बिना जुती हुई भूमि को कहा जाता था। टैक्स यानी कर, कौन कौन से टैक्स यानी कर लगाए जाते थे गुप्त काल में, भू राजस्व उपज का 1/6 भाग, भट्ट कर ये जो एक पुलिस कर होता था, चाट कर लुटेरों पर लगता था। ये बहुत सारे राज्य हुआ करते थे। आप दोस्तों मान लेते हैं इस राज्य के लुटेरे यहाँ से जो है धन लूट कर लाते हैं तो यहाँ पर जो है जिस राज्य के लुटेरे होते थे वह जो है अपने राज्य को छोड़कर दूसरे राज्यों से धन लूट कर लाते थे। तो राजा कहता था कि तुमको जो है लूटे हुए धन पर कुछ हिस्सा राजा को टैक्स के रूप में देना होगा ताकि राजा जो है तुम्हारी रक्षा कर सके। तो इसलिए लुटेरों पर चाट कर लगता था। हल्ब कर की हम बात करेंगे, इसका भुगतान जो है उस किसान को करना होता था जिसके पास हल होता था यानी हल्ब कर जो है उस किसान को करना होता था जिसके पास हल होता था। बाघ गुफाएं, इनका संबंध है गुप्त शासकों से, ग्वालियर मध्य प्रदेश में है। 9 चट्टानों को काट कर बनाई गई गुफाएं हैं। स्थापना बौद्ध भिक्षु दातक ने की थी। तो यह आपको अच्छे से याद रखना है। आप दोस्तों इसके कुछ पॉइंट रह गए हैं तो हम उनको जो है कल की क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा
ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।